Hello friends, I welcome you all in your own channel My Lord। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि सेक्शन की लैंग्वेज को कैसे रीड करते हैं, सेक्शन की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। मतलब बेयर एक्ट में जो लैंग्वेज किसी भी सेक्शन में दे रखी है उसको कैसे रीड करना है और कैसे अंडरस्टैंड करना है। लॉ पढ़ने के लिए सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि बेयर एक्ट की लैंग्वेज को समझना। अगर हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज को समझना सीख गए, उसको पढ़ना सीख गए, तो लॉ हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। तो आज इसी पर्पज़ के लिए हमने एग्जाम्पल के तौर पे सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लिया है। तो हम साथ साथ सेक्शन को भी पढ़ेंगे, लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड करेंगे, सेक्शन को ब्रेक करके पढ़ेंगे और सेक्शन के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, हम साथ साथ वो तो देखते ही चलेंगे। So, without wasting the time, let's start. Condition for a Hindu marriage. सेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है इसकी। किसी को कम कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, किसी को थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है। देखते हैं हम सबसे पहले सेक्शन की लैंग्वेज को ही रीड करते हैं एक बार। Condition for a Hindu marriage. A marriage may be solemnized between any two Hindus if the following conditions are fulfilled. Namely, नीचे ये condition दी हुई है। So a marriage may be solemnized between any two Hindus. किन्हीं भी दो हिंदू के बीच में जो मैरिज है वो solemnized की जा सकती है, संपूर्ण की जा सकती है, अगर इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। अगर नीचे दी गई कंडीशन जो है वो फुलफिल अगर आप करते हो, अगर वो पार्टीज़ है वो फुलफिल करती हैं तो। इस सेक्शन में हिंदूज़ के बारे में बताया हुआ है। हिंदूज़ वर्ड यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, लेकिन हिंदू वर्ड जो है ये सिर्फ हिंदूज़ के लिए नहीं है। यहाँ पे ये हिंदू वर्ड यूज़ तो किया हुआ है, लेकिन इस हिंदू वर्ड में और भी लोग हैं जो कि जैसे कि बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, सिख हैं, वो भी इसमें आते हैं। जहाँ भी हिंदू पूरे सेक्शन में, पूरे बेयर एक्ट में यूज़ किया गया है, वहाँ पर इस हिंदू वर्ड में बुद्ध, जैन और सिख ये भी इंक्लूड हैं। और अगर इनके अलावा अगर बात करी जाए तो इसमें जो भी मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, जू नहीं है बाय रिलीजन, वो लोग भी इसमें इंक्लूड हैं। इसको थोड़ा सा ब्रॉड वर्ड को मीनिंग दिया गया है यहाँ पे। इसके लिए आप सेक्शन 2 पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली बताया हुआ है कि हिंदू वर्ड में क्या क्या इंक्लूड है। हमें दिमाग में ये लेकर चलना है कि इसमें सिर्फ हिंदू इंक्लूड नहीं है, इसमें बुद्ध, जैन और सिख भी इंक्लूड हैं, और वो लोग भी इंक्लूड हैं जो कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जू बाय रिलीजन नहीं है, इसमें वो भी इंक्लूड हैं। हम देखते हैं कि इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड, नीदर पार्टी हैज़ अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। एट द टाइम ऑफ मैरिज, शादी के टाइम पे नीदर पार्टी, किसी भी पार्टी की स्पाउस लिविंग नहीं है। अगर ये कंडीशन पार्टीज जो है वो फुलफिल अगर करती हैं तो मैरिज में बी सोलमनाइज्ड बिटवीन एनी टू हिंदूज़, उनके बीच में शादी हो सकती है। इफ़ अगर नीदर पार्टी हैज़ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, अगर शादी के टाइम पे किसी भी पार्टी का लड़का है तो उसकी जो वाइफ है वो जीवित नहीं होनी चाहिए, अगर लड़की है तो उसकी तरफ से उसका हस्बैंड जीवित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज नीदर पार्टी। हमें ये कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है। हम ऊपर जहाँ पर हमने हिंदूज़ के बाद में इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड, ये जो इफ़ है, अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं, नीचे जितनी भी कंडीशन दी हुई हैं उन सभी के आगे हमने इफ़ लगा के पढ़ना है। इफ़ नीदर पार्टी हैज़ अ स्पाउस लिविंग, if at the time of marriage neither party is incapable of giving a valid consent to it। अगर at the time of marriage, शादी के समय neither party, कोई भी पार्टी नहीं है, is incapable of giving a valid consent to it,
मतलब शादी के लिए वैलिड कंसेंट देने में इनकैपेबल नहीं है, तो क्या होगा? इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, तो उनकी जो मैरिज है वो हो सकती है। दोबारा से एक बार ध्यान से देखेंगे। इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड, हमने ये पूरा नहीं पढ़ना है, हमने इफ़ यहाँ से उठाना है। इफ़ एट द टाइम ऑफ मैरिज नीदर पार्टी इज़ इनकैपेबल ऑफ गिविंग ए वैलिड कंसेंट टू इट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अगर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ के परिणाम स्वरूप या इसकी वजह से, मतलब अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से अगर कोई भी पार्टी वैलिड कंसेंट देने में इनकैपेबल नहीं है तो शादी हो सकती है। ध्यान से देखना इस चीज़ को। अगर माइंड जो है पार्टी का वो अनसाउंड है, जो पार्टी का वो अनसाउंड है और अनसाउंडनेस की वजह से वैलिड कंसेंट देने में इनकैपेबल नहीं है, मतलब अयोग्य नहीं है, मतलब वैलिड कंसेंट दे सकते हैं, तो फिर शादी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब जो एट द टाइम ऑफ मैरिज नीदर पार्टी, अब ये लाइन जो है, ये लाइन यूं की यूं हमने उठा के इस पॉइंट के सामने पढ़नी है। एट द टाइम ऑफ मैरिज नीदर पार्टी दो कैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर of such a kind or to such an extent as to be unfit for marriage and the procreation of children। फिर से पढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ मैरिज नीदर पार्टी, अब हमने क्या करना है, हमने ये वाला पार्ट यहाँ 2 से लेके कंसेंट तक, हम इस पार्ट को बाद में पढ़ेंगे। हैज़ से और ये नीदर पार्टी यहाँ से लेके हमने यहाँ पर जोड़ना है इसको। एट द टाइम ऑफ मैरिज नीदर पार्टी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, मतलब शादी के समय पे कोई भी पार्टी मेंटल डिसऑर्डर से सफरिंग नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी पार्टी मेंटल डिसऑर्डर से सफरिंग नहीं करती है तो फिर शादी हो सकती है। अब ये जो मेंटल डिसऑर्डर है, ये कैसा मेंटल डिसऑर्डर है? मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच अ काइंड, इस प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर है, और टू सच एन एक्सटेंट, मतलब इस सीमा तक, इस हद तक मेंटल डिसऑर्डर है जिससे कि एज टू, जिससे कि बी अनफिट फॉर मैरिज, जो पार्टी है वो मैरिज के लिए अनफिट हो जाती है, ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है। और इस हद तक मेंटल डिसऑर्डर है कि पार्टीज जो है वो मैरिज के लिए अनफिट है। एंड अनफिट फॉर द प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे पैदा करने के लिए भी अनफिट है। मतलब मेंटल डिसऑर्डर इस प्रकार का और इस हद तक है कि जो पार्टीज है वो मैरिज के लिए अनफिट है और बच्चों के प्रोक्रिएशन के लिए भी अनफिट है। तो फिर क्या है, अगर ऐसी कंडीशन है तो शादी नहीं हो सकती। अगर इस सेक्शन की लैंग्वेज के हिसाब से ये अगर पढ़ें, एट द टाइम ऑफ मैरिज नीदर पार्टी, शादी के समय पे, अगर इफ़ यहाँ से लेंगे हम, इफ़ एट द टाइम ऑफ मैरिज नीदर पार्टी, अगर शादी के समय पे नीदर पार्टी, कोई भी पार्टी नहीं है, क्या नहीं है कोई भी पार्टी, हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, मतलब मेंटल डिसऑर्डर से सफरिंग नहीं है, सफ़र नहीं कर रही है मेंटल डिसऑर्डर से। और यानी कैसा मेंटल डिसऑर्डर? ऐसा मेंटल डिसऑर्डर जो कि मैरिज के लिए अनफिट करता है और बच्चे पैदा करने के लिए अनफिट करता है, ऐसे मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र नहीं कर रही है अगर पार्टी, तो फिर शादी हो सकती है। लेकिन अब ये पार्ट हम पढ़ते हैं, दो कैपेबल ऑफ गिविंग ए वैलिड कंसेंट, बेशक वैलिड कंसेंट देने में कैपेबल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेशक वैलिड कंसेंट देने में कैपेबल है तो भी शादी नहीं हो सकती। अगर ऐसे मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं जिससे कि मैरिज के लिए अनफिट हो जाता है और बच्चों की प्रोक्रिएशन के लिए अनफिट हो जाता है कोई भी पार्टी, तो शादी के लिए वो एलिजिबल नहीं है। वो बेशक वो वैलिड कंसेंट देने में कैपेबल है। कभी कभी मेंटल डिसऑर्डर ऐसा होता है कि जिससे वैलिड कंसेंट देने में तो कैपेबल है
लेकिन मेंटल डिसऑर्डर इस तरह का है कि मैरिज के लिए अनफिट नहीं है। तो यहाँ पर कंसेंट के पॉइंट को ध्यान में ज़रूर रखना है कि कंसेंट तो बेशक दे सकता है। ऊपर वाला पॉइंट जो था उसमें क्या था कि वैलिड कंसेंट देने में अगर इनकेपेबल है, कोई भी पार्टी अगर वैलिड कंसेंट देने में इनकेपेबल है, अगर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से, तो शादी नहीं हो सकती। इसमें क्या है कि वैलिड कंसेंट देने के लिए बेशक कैपेबल है, फिर भी अगर मेंटल डिसऑर्डर अगर ऐसा है तो शादी नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट, एट द टाइम ऑफ मैरिज, इफ एट द टाइम ऑफ मैरिज नीदर पार्टी हैज़ बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक ऑफ इंसैनिटी। इंसैनिटी के अटैक्स आते रहते हैं पार्टी को, किसी भी पार्टी को। अगर इफ़ शादी के समय पे एट द टाइम ऑफ मैरिज किसी भी पार्टी को अगर रिकरेंट अटैक जो है इंसैनिटी के, अगर वो पागलपन के अगर नहीं आते, नीदर पार्टी हैज़ बीन सब्जेक्ट टू, अगर इंसैनिटी के अटैक्स को सब्जेक्ट टू अटैक, इंसैनिटी के अटैक अगर नहीं आते हैं किसी भी पार्टी को, तो फिर वो शादी कर सकती है, शादी के लिए एलिजिबल है वो पार्टी। अब एक चीज़ है कि साथ में एक दो पॉइंट छोटे छोटे हम और देखते हैं साथ में। इनके सेक्शन को तो हम अंडरस्टैंड कर ही रहे हैं और लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो साथ में एक पॉइंट और देखते हैं कि जैसे अगर मान लो बाय चांस ये लोग अगर शादी कर लेते हैं, अगर ये जो कोई माइंड से अनसाउंड है, अगर वो शादी कर लेता है, या फिर अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर है, अगर किसी को इस तरह का बच्चे प्रोक्रिएशन करने में अनफिट है, मैरिज के लिए अनफिट है, ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है, अगर वो भी शादी कर लेता है, अगर या किसी को भी इंसैनिटी के रिकरेंट अटैक्स अगर आते हैं, अगर ऐसा कंडीशन में अगर शादी कर लेता है, तो फिर क्या होगा, उस शादी का स्टेटस क्या होगा। तो वो शादी है जो, वो शादी वॉइडेबल होती है। ऐसी शादी वॉइडेबल होती है। वॉइडेबल मीन्स कि शादी तो दोनों ने कर ली, लेकिन अगर कोई भी पार्टी को अगर उस चीज़ का बाद में पता चलता है, तो वो पार्टी कोर्ट में जाकर उस मैरिज को वॉइडेबल करवा सकती है, वॉइड करवा सकती है। शादी वॉइडेबल है, उसको पिटिशन लगा के कोर्ट में उस शादी को वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है। वॉइडेबल मीन्स कि किसी भी पार्टी के पार्ट पे वो शादी वॉइड डिक्लेयर की जा सकती है। वॉइडेबल मतलब वॉइड करवाने के योग्य है वो शादी, तो आप कोर्ट में उस शादी को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हो। इफ़ को हमने वहीं से पिक करना है जहाँ से हमने पीछे पॉइंट्स में पढ़ा था हमने। इफ़ द ब्राइड ग्रूम हैज़ कम्प्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स, अगर जो ब्राइड ग्रूम है, जो दूल्हा है, अगर उसकी 21 ईयर्स की एज अगर कंप्लीट, देखो वहाँ पे नीदर लिखा था पहले वाले पॉइंट्स में। अब हमने इफ़ वाले पॉइंट से पढ़ना है कि इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड, हमने वहाँ से पढ़ना है। सो इफ़ द ब्राइड ग्रूम हैज़ कम्प्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड द ब्राइड 18 ईयर्स एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो फिर क्या है, शादी मैरिज में भी सोलमनाइज्ड। अब वही बात, अगर वो शादी फिर भी कर लेते हैं, अगर शादी अगर 21 ईयर्स की एज अगर नहीं कंप्लीट करी है जो ब्राइड ग्रूम ने, और जो ब्राइड है वो 18 ईयर्स की नहीं है, अभी नाबालिग हैं दोनों, अगर वो फिर भी शादी कर लेते हैं, तो क्या होगा, तो जो उनकी मैरिज का स्टेटस है जो वो क्या होगा। तो अगर कोई भी पर्सन अगर उनके खिलाफ अगर पिटीशन लगाता है, कंप्लेंट करता है कि इनकी तो जो मैरिज है वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 के हिसाब से के अकॉर्डिंग नहीं है, सेक्शन 5 की वायलेशन में है इनकी मैरिज, तो वो मैरिज क्या वॉइड होगी या वॉइडेबल होगी। सो ऐसी मैरिज बेशक नाबालिग हैं जो वो बेशक शादी कर लेते हैं, उनकी मैरिज जो है वो वॉइड नहीं होती है, उनकी मैरिज वॉइडेबल होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप अनलेस द कस्टम और यूसेज गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स ऑफ अ मैरिज बिटवीन द टू। अगर इफ़ द पार्टीज़ आर नॉट विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, अगर जो पार्टीज़ हैं, जो लड़का लड़की हैं, वो प्रोहिबिटेड डिग्रीज़ में नहीं आते हैं, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की डिग्रीज़ में नहीं आते हैं, तो शादी हो सकती है।
क्या प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की डिग्री में आने पर भी शादी हो सकती है? एक कंडीशन है, एक सिचुएशन है, अगर उन पार्टीज़ के कस्टम और यूसेज अगर अलाउ करते हैं ऐसी मैरिज को तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में भी शादी हो सकती है। लेकिन मेन पार्ट सेक्शन का ये कहता है कि द पार्टीज आर नॉट, इफ़ द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, तो फिर क्या है, मैरिज हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ़ द पार्टीज आर नॉट स्पिंडास ऑफ ईच अदर, अगर पार्टीज एक दूसरे के स्पिंडा रिलेशनशिप में नहीं आती हैं तो भी शादी हो सकती है। लेकिन क्या अगर स्पिंडा रिलेशनशिप में आने के बावजूद भी शादी हो सकती है? अब अगर अगला पार्ट पढ़ेंगे तो उससे यही क्लियर हो जाएगा हमारा। अनलेस द कस्टम और यूसेज गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स ऑफ अ मैरिज बिटवीन द टू, जब तक कि कस्टम और यूसेज उन पार्टीज़ का मैरिज परमिट नहीं करता है तो क्या है, तो स्पिंडा रिलेशनशिप में शादी नहीं होगी। अगर उन पार्टीज़ का कस्टम जो है अलाउ करता है स्पिंडा रिलेशनशिप में मैरिज को, तो फिर तो स्पिंडा रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी शादी हो सकती है। अदरवाइज़ हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से स्पिंडा रिलेशनशिप में अगर जो पार्टीज़ अगर आती हैं तो शादी नहीं हो सकती। और अगर इन दोनों सिचुएशन में अगर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की डिग्री में शादी कर लेते हैं अगर, और स्पिंडाज हैं अगर एक दूसरे के, अगर वो भी शादी कर लेते हैं, तो ऐसी शादी का स्टेटस क्या होगा? ऐसी शादी वॉइड होती है, ऐसी शादी का कोई स्टेटस नहीं होता। दिस मैरिज इज void ab initio. Section 11 of Hindu Marriage Act declares that, makes it clear that such types of marriage are void.